तो बेटा हमने टॉपिक ये डिस्कस किया था क्लास में, थोड़ा सा इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया हुआ, प्रेशर अल्सर्स या बेड सोर्स या फिर डेक्यूबिटस अल्सर्स, है ना। ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा हमने किया था, लेकिन आज हमने जो हाँ हम इसके अंदर की ना डिटेल आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, और कैसे हमने बेड सोर्स को केयर करना है या प्रिवेंट करना है, उसको हमने डिस्कस करना है इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ी सी ब्रीफिंग मैं फिर से कर दूंगी एक बार कि व्हाट एक्चुअली इज डेक्यूबिटस अल्सर्स, और what actually is bed sore and how they can occur, ठीक है। नीचे ही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले आ जाता है इसका डेफिनेशन, ठीक है। सो अ प्रेशर अल्सर और प्रेशर सोर और डेक्यूबिटस अल्सर और बेड सोर इज लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन and other underlying tissue, usually over a bony, sorry, it is a bony prominence, ठीक है। body लिखा हुआ है, bony prominence है ये, ठीक है। over a bony prominence as a result of prolonged unrelieved pressure, ठीक है। जैसे कि मैंने क्लास में भी आपको बताया था, ये प्रेशर अल्सर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर सोर भी बोल सकते हैं, डेक्यूबिटस अल्सर भी बोल सकते हैं, बेड सोर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इट इज अ लोकलाइज इंजरी, ठीक है। लोकलाइज इंजरी है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे होता है ये, ठीक है। और स्किन पे भी हो सकता है, और स्किन के अंडरलाइन जो टिश्यूज हैं वहां पे भी इंजरी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि कौन सी स्टेज है, ठीक है। और ये होता किस वजह से है, ये होता किस वजह से है, जब बहुत देर से बहुत लंबे समय से किसी एरिया के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ होता है, ठीक है, उस वजह से होता है ये। देन नेक्स्ट आते हैं आपके रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे आपके इसमें। नंबर 1 है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या है, लाइक सपोज पेशेंट जो है वो बेड रिडन है, ठीक है। तो और उसकी जो लिनन है, जो बेड लिनन है उसकी, ठीक है, उसके ऊपर रिंकल्स है। जैसे आपको मैंने बेडिंग का प्रोसीजर बताया था ना, तो सपोज उसके ऊपर अगर रिंकल्स है, तो उन रिंकल्स के साथ क्या है, उसकी स्किन जो है वो इरिटेट होगी, फ्रिक्शन कॉज होगी वहां पे, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को बेड सोर हो सकता है, ठीक है। देन देयर कैन बी शेयर इंजरी और देयर कैन बी इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन, ठीक है। मतलब जो रिस्क फैक्टर्स हैं इसके, इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन कैन बी वन रिस्क फैक्टर, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी कैन बी वन risk factor, altered level of consciousness can be one factor, and fecal and urinary incontinence can be one factor, ठीक है। fecal and urinary incontinence क्या होती है, जब पेशेंट का अपनी बॉवल मूवमेंट पे, मतलब कि उसको या अपने यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है, तब हम उसे बोलते हैं फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। समझ आ रही है आपको बात। जब पेशेंट जो है वो उसका अपना स्टूल पास करने पे कंट्रोल नहीं रहता है, मतलब अपने आप ही उसका स्टूल पास हो जाता है कहीं पे भी, ठीक है, उससे कंट्रोल नहीं हो पाता, सो दैट इज फीकल इनकंटिनेंस। और यूरिनरी इनकंटिनेंस क्या होती है कि जब यूरिन जो है, ठीक है, पेशेंट का अपने यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो ये सारे क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट स्टूल पास कर देगा बेड के ऊपर, ठीक है, तो वो गीला गीला एरिया रहेगा ना, तो उसकी वजह से क्या है, बेड सोर डेवलप हो सकती है। तो सेम यूरिनरी इनकंटिनेंस के अंदर है, सेम यूरिनरी इनकंटिनेंस के अंदर है, ठीक है। तो सो दीज ऑल कैन बी द रिस्क फैक्टर्स। समझ में आया बेटा आपको? यस मैम। यस मैम। ये हम यस मैम। हाँ, ये हम पहले वैसे टॉपिक कर चुके हैं क्लास के अंदर, है ना, बट इसके अंदर जो मेन नया टॉपिक है वो आगे है, आपकी नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। देन आप क्या जाता है, माल न्यूट्रिशन, है ना। माल न्यूट्रिशन भी एक कॉज है बेड सोर के लिए, रिस्क फैक्टर हो सकता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि जो माल नरिश पेशेंट होते हैं उनके अंदर बॉडी फैट जो है वो कम होता है, लीन होते हैं वो पेशेंट, है ना। तो ऐसे पेशेंट के अंदर क्या है, बेड सोर होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। देन dehydration can be one reason, then excessive body heat can be one risk factor, then advanced age can be one risk factor, then chronic medical condition जैसे कि पेशेंट को डायबिटीज है या कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो ज्यादा उसकी कंडीशन जो है वो खराब है और हॉस्पिटलाइज्ड है साथ में, ठीक है। सो दीज ऑल कैन बी द रिस्क फैक्टर्स फॉर डेक्यूबिटस अल्सर्स। देन आ जाता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, नहीं आइडिया?
पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिसीज जो है वो किस तरह से प्रोग्रेस करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है आपके जैसे कि कोई भी रिस्क फैक्टर, जैसे अभी आपको मैंने बताया एडवांस एज है या माल नरिश्ड पेशेंट है ना, तो कोई भी रिस्क फैक्टर होगा, ठीक है। तो उन रिस्क फैक्टर की वजह से कोई भी पेशेंट जो होगा, ठीक है, उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज होंगे बोनी प्रोमिनेंस के जगह पे, बोनी प्रोमिनेंस का मतलब है जहाँ पे बोनी एरिया होगा, जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर सुपाइन पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन में कहाँ कहाँ पे होने के चांसेस रहते हैं, अल्सर्स कहाँ कहाँ होने के चांसेस रहते हैं, कहाँ कहाँ पे हो सकता है सुपाइन पोजीशन में बताओ याद करके। बैक में। हाँ, शोल्डर्स, शोल्डर्स पे है ना, शोल्डर्स की बैक पे जहाँ स्कैपुला होता है ना, और एल्बोस के नीचे, एल्बोस के नीचे हो सकता है ना, एंकल्स के नीचे हो सकता है सुपाइन पोजीशन में, है ना। तो तो ये सारे रिस्पेक्ट, कोई भी रिस्पेक्टर होगा, ठीक है, तो दैट विल एक्ट ऑन एरियाज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ओवरलाइंग द बोनी प्रोमिनेंस। और जब व्हेन दिस प्रेशर एक्सीड्स नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर, ठीक है, एंड जब ये प्रेशर जो होगा, ठीक है, नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर से ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है, वो ऑक्लूड हो जाएंगी, वो टियर हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे टिश्यू परफ्यूजन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, मतलब कि जो ब्लड सप्लाई होगी वो भी कम हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज तक कम पहुंचेगी, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन कम पहुंचती है टिश्यूज तक तो वहां पे क्या हो जाता है, इस्चीमिया। इस्चीमिया का मतलब है जो टिश्यूज होंगे वहां पे ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से टिश्यूज की डेथ हो जाती है, ठीक है, और अल्टीमेटली फिर वहां पे क्या हो जाता है, प्रेशर सोर, ठीक है। तो आपने छोटा सा इसको याद रखना है कि अगर पेशेंट बेड रिडन है बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है, तो उसके जो बॉडी प्रोमिनेंसेस होंगे वहां पे प्रेशर जनरेट होता है, और वो प्रेशर जो होगा, ठीक है, जब वो नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर को इंक्रीज कर जाता है तो जो छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वो ऑक्लूड हो जाती हैं, टियर हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा टिश्यूज को तो टिश्यूज की क्या हो जाती है, डेथ, और जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, प्रेशर सोर्स। आया समझ में बेटा? यस मैम। ठीक है, ठीक है। देन ये देखो सुपाइन पोजीशन के अंदर, सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटे हैं ना ये, ठीक है, तो ये देखो बैक ऑफ द हेड के ऊपर होने के चांसेस हैं, शोल्डर, शोल्डर के पीछे जहाँ स्कैपुलाज होती हैं, ठीक है, वहां होने के चांसेस हैं, एल्बो पे होने के चांसेस हैं, है ना। देन लोअर बैक और बटेक्स पे होने के चांसेस हैं, बेड सोर्स, है ना। और यहाँ पे ये वाली जो जगह है, ये इनर, यहाँ पे जो पॉप्लिटियल फोसा होता है, ठीक है, इनर नीज होते हैं, यहाँ पे होने के चांसेस हैं, ठीक है, या अंदर वाली साइड पे दोनों जो लेग्स होंगी साथ में इकट्ठी होंगी ना, तो दोनों आपस में फ्रिक्शन की वजह से अंदर वाली साइड पे हो सकता है, ठीक है। देन ये जो हील होती है हमारी एडी होती है, ठीक है, यहाँ पे होने के चांसेस हो सकते हैं। ये सुपाइन पोजीशन में है, ये तो हमने आपको बताया है क्लास के अंदर पहले भी, है ना। यस मैम। यस मैम। देन स्टेजेस भी हमने डिस्कस करी थी, फिर भी मैं समराइज करवा दूंगी, ठीक है। स्टेजेस आ गई, स्टेजेस क्लासिफिकेशन ऑफ बेड सोर्स। सो स्टेजिंग सिस्टम फॉर प्रेशर अल्सर्स आर बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ द टिश्यू डिस्ट्रॉयड, ठीक है। स्टेजिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना टिश्यू जो है वो इन्वॉल्व्ड है, किस डेप्थ तक टिश्यू जो है वो इन्वॉल्व है, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए स्टेज 1 2 3 4 स्टेजेस हमारे पास जो है इसकी आती हैं, राइट। सबसे पहले आता है आपका स्टेज 1। स्टेज 1 को हम बोलते हैं नॉन ब्लैंचेबल रेडनेस ऑफ इंटैक्ट स्किन, ठीक है। स्टेज 1 का नाम हम क्या देते हैं, नॉन ब्लैंचेबल रेडनेस ऑफ इंटैक्ट स्किन। इसमें क्या होगा, इंटैक्ट स्किन प्रेजेंट्स विद नॉन ब्लैंचेबल इरिथमा ऑफ अ लोकलाइज्ड एरिया यूजुअली ओवर अ बोनी प्रोमिनेंस, ठीक है। मतलब स्किन जो होगी इसके अंदर इंटैक्ट होगी, ठीक है, स्किन जो है वो स्किन ब्रेक डाउन नहीं हुआ होगा, स्किन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ होगा, स्किन इंटैक्ट होगी, लेकिन वहां पे रेडनेस होगी उस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो गया होगा, इरिथमा में क्या हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, ठीक है। then there will be discoloration of the skin, there will be warmth, edema और pain may also be present, ठीक है। तो discoloration हो जाएगी स्किन की डिस्कलरेशन हो जाएगी। देन जब आप उस एरिया को हाथ लगाओगे तो वो वार्म होगा टच करने पे। बेटा एक सेकेंड, स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। अरे कौन है यार, एक सेकेंड।
स्क्रीन नजर में आ रही है आपको? No, ma'am. स्क्रीन स्क्रीन नजर No, नहीं ma'am. आ रही? वेट वेट वेट, अभी नजर आ रही होगी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ठीक है, ma'am. ठीक है. सो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, वार्मथ, एडिमा और पेन में ऑल्सो बी प्रेजेंट. तो जो स्किन की डिस्कलरेशन हो जाएगी वहां पे जब आप टच करोगे तो वो एरिया जो है थोड़ा सा वार्म होगा टच करने पे, और वहां पे स्वेलिंग भी होगी और पेशेंट पेन भी बता सकता है. जब आप टच करोगे तो वहां पे पेन भी हो सकती है. देन स्टेज 1 इंडिकेट एट रिस्क पर्सन्स. ठीक है, मतलब स्टेज 1 इंडिकेट कर देता है कि ये पेशेंट जो है वो आगे और ज्यादा बेड सोर जो है वो डेवलप कर सकता है. ठीक है, सो इट ओनली इन्वॉल्व द एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन. ठीक है, स्किन की आपको पता है लेयर्स होती हैं. एपिडर्मिस होता है, फिर डर्मिस होता है, फिर हाइपोडर्मिस है, जिसे सबक्यूटेनियस टिश्यू बोल देते हैं, है ना. तो ये लेयर्स रहती है ना. तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ जो एपिडर्मिस लेयर होगी, ऊपर वाली लेयर होती है, सिर्फ वही अफेक्ट होती है स्टेज 1 में. ये देखो स्किन आ गई ना इसकी. ये देखो ये होता है एपिडर्मिस है, दिस एरिया इज द एपिडर्मिस, देन दिस इज द डर्मिस, और ये होते हैं आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू, है ना. तो ये स्टेज 1 है जिसमें सिर्फ डर्मिस इन्वॉल्व है. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लास क्लास. अच्छा, देन नेक्स्ट आता है आपका स्टेज नंबर 2. ठीक है, स्टेज नंबर 2 में आपका आता है पार्शियल थिकनेस और स्किन लॉस और ब्लिस्टर. इसके अंदर क्या हो जाता है, मतलब कि थोड़ा और ज्यादा डेप्थ में जो है वो इन्वॉल्व बेड सोर इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, स्किन और ब्लिस्टर हो जाते हैं पेशेंट को. ठीक है, सो पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ डर्मिस प्रेजेंट्स एज अ शैलो ओपन अल्सर विद अ रेड पिंक वुंड बेड विदाउट स्लव. ठीक है, तो मतलब इसके अंदर क्या है, जो डर्मिस लेयर होगी वो भी थोड़ी सी इन्वॉल्व होगी इसके अंदर. ठीक है, और इसके अंदर एक ओपन अल्सर जो है वो फॉर्म हो जाएगा. एंड स्टेज 2 इज अ डैमेज टू द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस. ठीक है, तो स्टेज 2 के अंदर एपिडर्मिस भी अफेक्ट होता है और उसके नीचे जो डर्मिस लेयर है वो भी अफेक्ट होती है. ठीक है, इन दिस स्टेज द अल्सर मे बी रेफर टू एज अ ब्लिस्टर और अब्रेजन. ठीक है, तो इस स्टेज के अंदर अल्सर हो जाता है, अल्सर भी हो जाता है, ब्लिस्टर भी बन जाते हैं. ठीक है, और हो सकता है कि वो एब्रेजन भी बन जाए, जैसे कि घाव बन जाता है ना एक तरह से. सो दैट इज देयर. क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. हाँ, तो स्टेज 1 में क्या था, सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व था. स्टेज 2 में एपिडर्मिस एंड डर्मिस बोथ आर इन्वॉल्व. सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से. क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, पूरा डर्मिस इन्वॉल्व नहीं है, Yes, सम ma'am. पार्ट. हाँ, सम पार्ट ऑफ द डर्मिस इज इन्वॉल्व. ठीक है, पूरा डर्मिस इन्वॉल्व नहीं है, सम पार्ट ऑफ द डर्मिस इज इन्वॉल्व. तो इस तरह से देखो, स्टेज 2 का अल्सर जो है वो इस तरह से दिखेगा. वो बन गया ना, अल्सर बन गया ना यहाँ पे. फर्स्ट स्टेज में क्या था, सिर्फ रेडनेस थी, एरिदमा था, और स्टेज 2 में देखो ब्लिस्टर फॉर्म हो चुका है. देन आता है आपका स्टेज 3. ठीक है, सो दैट इज फुल थिकनेस स्किन लॉस. ठीक है, और फैट विजिबल. इसके अंदर क्या होगा, जो स्किन की जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. ठीक है, तो स्किन लॉस हो जाता है इसके अंदर, राइट. सो इन दिस इट इज अ फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, सबक्यूटेनियस फैट में बी विजिबल. ठीक है, इसके अंदर पूरा का पूरा स्किन लॉस जो है वो हो जाता है, और उसके नीचे जो सबक्यूटेनियस फैट होगा वो विजिबल होगा. ठीक है, बट बोन, टेंडन और मसल इज नॉट एक्सपोज. लेकिन अभी भी जो पेशेंट की बोन होगी, टेंडन होंगे, मसल होंगे, वो एक्सपोज नहीं हुए होंगे, लेकिन सबक्यूटेनियस फैट जो है वो एक्सपोज हो चुका होगा. ठीक है, देन आता है एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज आर इन्वॉल्व. ठीक है, तो तीनों चीजें इसमें इन्वॉल्व है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू. Subcutaneous layer has a relatively poor blood supply, so it is difficult to heal. क्योंकि subcutaneous layer जो होती है, ठीक है, वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए इसके अंदर जो हीलिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस स्टेज के अंदर. ठीक है. ये देखिए आप इस तरह से. ठीक है, डर्मिस भी, एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व है, डर्मिस भी इन्वॉल्व है, और सबक्यूटेनियस टिश्यू भी इन्वॉल्व है. ठीक है बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, लाइक दिस. ठीक है, देखो, देयर इज टोटल लॉस ऑफ स्किन. ठीक है, अभी इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर इज लाइक
नो लेयर ऑफ स्किन कैन बी सीन, है ना. सो सबक्यूटेनियस फैट जो है वो विजिबल है इसके अंदर लेकिन अभी भी बोन, टेंडन, मसल जो है वो विजिबल नहीं है. सो दिस इज स्टेज 3. देन आता है स्टेज 4. Okay, ठीक ma'am. है. हाँ, स्टेज 4 इज कॉल्ड एज फुल थिकनेस टिश्यू लॉस. ठीक है, इसके अंदर पूरा का पूरा जो फुल थिकनेस टिश्यू लॉस होगा. ठीक है, एंड इट इज द डीपेस्ट एक्सटेंडेड इनटू द मसल, टेंडन और इवन बोन. ठीक है, ये कहाँ तक जा सकता है? इट कैन इवन एक्सटेंड टू द मसल, इट कैन इवन एक्सटेंड टू द टेंडन एंड इट कैन इवन एक्सटेंड टू द बोन. Full thickness tissue loss with exposed bone, tendon or muscle. Like this. Stage 4. Like this. Here you can see, ठीक है, the bone, the bone is somewhat visible. ठीक है, so this is stage 4. So by seeing this picture you can imagine like how important it is like for the nurse to care for a bedridden patient, है ना, ताकि ये वाली complication जो है वो develop ना हो, है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लिकेशंस. क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर इफ समवन हैज डेवलप्ड बेड सोर्स. ठीक है, सो दे कैन डेवलप सेलुलाइटिस. ठीक है, सेलुलाइटिस में क्या होगा, जो सेल्स हो जाते हैं बॉडी के अंदर, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है. ठीक है, जैसे लेग्स के अंदर लेग के अंदर सेलुलाइटिस होगा तो पूरी लेग के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी. सो देन देयर कैन बी बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस, देयर कैन बी सेप्सिस एंड इवन इट कैन कॉज कैंसर. ठीक है, सो दीज ऑल आर दी कॉम्प्लिकेशंस. देन आता है प्रिवेंशन. हाउ यू कैन प्रिवेंट. कैन यू प्लीज टेल मी, आप बता सकते हैं मुझे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आप? एनीवन? मैम, पेशेंट को मैम हर घंटे पे मैम उसको मूवमेंट कराना. हाँ, जहाँ अगर रेडनेस होगी वहाँ पे मसाज करना. मैम एक्सरसाइज कराना. एक्सरसाइज. अगर बेडरिडन पेशेंट है तो व्हाट यू विल डू? पेशेंट मैम उसकी बेडरिडन है, पोजीशन चेंज करना. हाँ, Yes, पोजीशन चेंज करना है. हम- ठीक है, गुड. सो बेड सोर्स आर इजियर टू प्रिवेंट देन टू ट्रीट. ठीक है, इनको प्रिवेंट करना ज्यादा आसान है, लेकिन अगर ये डेवलप हो जाए तो उनको ट्रीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. ठीक है, सो ऑल द वुंड्स कैन डेवलप इन स्पाइट ऑफ द मोस्ट corpuscular केयर, इट्स पॉसिबल टू प्रिवेंट देम इन मेनी केसेस. सो प्रिवेंशन में सबसे पहले आपका आता है पोजीशन चेंजेस. ठीक है, so changing position frequently and consistently is crucial to preventing bed sores. Experts advise shifting position about every 15 minutes, that you are in a wheelchair, and at least every 2 hours, even during the night if the patient is in the bed. ठीक है, अगर पेशेंट जो होगा वो बेड में होगा तो आपने उसकी पोजीशन जो है वो हर 2 घंटे बाद चेंज करनी है, और अगर पेशेंट जो है वो व्हील चेयर पे है, ठीक है, तो हर 15 मिनट्स के बाद आप उसकी पोजीशन जो है वो शिफ्ट करेंगे. ठीक है, अगर व्हील चेयर पे है. देन स्किन को आप इंस्पेक्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि अगर आप स्किन इंस्पेक्ट करते रहेंगे डेली तो यू कैन ऑब्जर्व कि अगर बेड सोर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट तो नहीं हो गया है ना. सो डेली स्किन इंस्पेक्शंस फॉर प्रेशर सोर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिवेंशन. तो डेली पेशेंट की स्किन जो है, बेडरिडन पेशेंट की स्किन जो है वो आपने इंस्पेक्ट करनी है. क्या इंस्पेक्ट करोगे? फॉर रेडनेस, फॉर वार्मथ, फॉर एनी काइंड ऑफ एडिमा, है ना. तो इन सब चीजों के लिए आप इंस्पेक्ट करेंगे. देन नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन में न्यूट्रिशन. सो हेल्दी डाइट इज इम्पोर्टेंट इन प्रिवेंटिंग स्किन ब्रेकडाउन एंड इन एडिंग वुंड हीलिंग. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है इसमें आपका एडिक्वेट हाइड्रेशन टू मेंटेन द स्किन इंटीग्रिटी. हेल्दी डाइट पेशेंट को जो है वो देनी है, हेल्दी डाइट जो है वो पेशेंट को देनी है. ठीक है, और हाइड्रेशन उसकी मेंटेन करनी है. टाइम हाइड्रेशन पेशेंट की मेंटेन करनी है. okay. देन लाइफस्टाइल चेंजेस आ जाता है. ठीक है, लाइफस्टाइल चेंजेस में आपका आ जाएगा पेशेंट को आपने एडवाइस करना है टू क्विट स्मोकिंग. ठीक है, एंड एक्सरसाइज डेली टू इम्प्रूव सर्कुलेशन. ठीक है, अगर सपोज पेशेंट जो है, अगर तो वो एम्बुलेटरी है. एम्बुलेटरी का मतलब क्या है? इफ द पेशेंट कैन वॉक आउट ऑफ द बेड, उस केस में हम क्या करेंगे? पेशेंट उस केस में तो आपको जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उस पेशेंट को बेड सोर्स नहीं होंगे, है ना. पेशेंट कौन से पेशेंट को होंगे? जो बेड रिडन. ठीक है, तो आपने पेशेंट को पैसिव एक्सरसाइज करानी है. पैसिव एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था ना. पैसिव एक्सरसाइज में क्या है? जो नर्स होती है वो पेशेंट की हेल्प करती है एक्सरसाइज करवाने में, Yes, ma'am. है ना.
यस मैम, तो और हाँ Yes, ma'am. हाँ हाँ, तो दैट इज देयर, ठीक है। देन एडिक्वेट डाइट आपने मेंटेन करनी है, लाइफस्टाइल चेंजेस आपको बताया मैंने, ठीक है। देन यूज प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस सच एज एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस, ठीक है। ये कंफर्ट डिवाइसेस में हमने डिस्कस किया था। एयर मैट्रेस जो होती हैं और जो वाटर मैट्रेसेस होती हैं, ठीक है, इससे भी बेड सोर्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्शन कॉज नहीं करते हैं स्किन के साथ, ठीक है, और एक कुशन वाली ये फीलिंग जो है ये देते हैं, ठीक है। तो दैट इज देयर। ओके मैम। हाँ, सो ये था सारा आपका प्रिवेंशन। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रीटमेंट, ठीक है। सो चेंजिंग पोजीशन ऑफन, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। लाइक इफ द पेशेंट इज इन व्हील चेयर, ठीक है, सो वी आर सपोज टू चेंज द पोजीशन आफ्टर एवरी 15 मिनट, ठीक है। एंड इफ द पेशेंट इज इन बेड, देन वी आर सपोज टू चेंज द पोजीशन आफ्टर एवरी 2 आवर्स, ठीक है। लेकिन इस चीज का बहुत ध्यान देना है, तो अगर पोजीशन चेंज करने के लिए है तो करना ही है आफ्टर एवरी 2 आवर्स। Then using support surfaces. So these are special cushion pad mattresses and the beds that relieve pressure on an existing sore and help protect vulnerable areas from further breakdown. ठीक है, जैसे कि सपोर्ट सर्फेसेस का मतलब क्या है, कंफर्ट डिवाइसेस का आप यूज करोगे, एयर रिंग्स का आप यूज कर सकते हो, एयर मैट्रेसेस का आप यूज कर सकते हो, वाटर मैट्रेसेस का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक दिस, here you can see the pictures, है ना। ये सारे क्या है, Yes. ये एयर मैट्रेसेस हैं, ये वाटर मैट्रेस है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका क्लीनिंग, ठीक है। क्लीनिंग में क्या है, इट्स एसेंशियल टू कीप वुंड्स क्लीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है। अगर पेशेंट ने वुंड डेवलप कर लिया है, ठीक है, तो उसको क्लीन करना रखना जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप उसको क्लीन नहीं रखेंगे तो उसमें और ज्यादा इन्फेक्शन जो है वो हो जाएगा और उसको फिर हील करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो स्टेज 1 wound can be gently washed with water and mild soap, but open sores should be cleaned with a salt water or saline solution each time the dressing is changed। ठीक है, अगर स्टेज 1 का वूंड है, स्टेज 1 वूंड में क्या था, ओनली रेडनेस वाज देयर, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इन दैट केस, we will only wash it with water and mild soap, ठीक है। लेकिन अगर ओपन सोर है, ठीक है, उस केस में we will wash it with normal saline, नॉर्मल सलाइन आता है ना बॉटल में, देखा होगा आपने। यस मैम। सो हाँ, नॉर्मल जब भी पेशेंट की ड्रेसिंग चेंज करनी है तो एवरी टाइम नॉर्मल सलाइन के साथ पहले उसको क्लीन करना है, उसके बाद ही ड्रेसिंग चेंज की जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट में कंट्रोलिंग इनकंटिनेंस, ठीक है। कंट्रोलिंग इनकंटिनेंस का मतलब क्या है, लाइक इफ द आपको मैंने बताया था कि पेशेंट का जब अपने मोशन पे, अपने स्टूल पास करने पे या फिर अपने यूरिन पास करने पे कंट्रोल नहीं रहता, ठीक ठीक है। तो उस केस में क्या है, बेड वेटिंग होगा, उसका बेड जो है वो गीला हो जाएगा, और अगर बेड गीला होगा, मॉइस्ट होगा बेड, तो बेड सोर होने के चांसेस है। ठीक है। तो पेशेंट को अगर ये प्रॉब्लम है फीकल इनकंटिनेंस की या फिर यूरिन इनकंटिनेंस की, तो आपने उसका कॉज फाइंड आउट करके पहले पेशेंट को वो ट्रीटमेंट देना है ताकि उसकी जो इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। ठीक है। देन है रिमूवल ऑफ डैमेज्ड टिश्यू। कोई कुछ पूछ रहा है, एनी क्वेरीज? No, ma'am. ठीक है। Removal of damaged tissue. So to heal properly, wounds need to be free of damaged, dead or infected tissue. सपोज पेशेंट के बेड सोर हो चुका है, स्टेज 2 है, बेड ओपन सोर, ओपन वुंड है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, जो उसके डैमेज टिश्यू होंगे उसको हमें साफ करना होगा, क्लीन करना होगा डेली, ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली हील हो, क्योंकि अगर हम उसको प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं करेंगे तो वो हील नहीं होगा फिर, ठीक है। देन है ड्रेसिंग्स, ठीक है। ड्रेसिंग जो है वो स्टेराइल ड्रेसिंग हमने करनी है। स्टेराइल का मतलब क्या है, एसेप्टिक टेक्निक्स के साथ हमने ड्रेसिंग जो है वो पेशेंट की रेगुलर करनी है, और ड्रेसिंग करने के साथ ही फिर वो हील होगा। देन वी विल पुट द पेशेंट ऑन ओरल एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होंगे इट विल हेल्प इन ट्रीटिंग द बेड सोर्स, और किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन जो है वो वहां पे और ज्यादा ना हो, उससे भी वो प्रिवेंट करेगा। देन वी विल एडवाइज द पेशेंट टू हैव हेल्दी डाइट, ठीक है। हेल्दी डाइट उसको लेने के लिए बोलेंगे। हेल्दी डाइट में आ जाएगा जैसे कि प्रोटीन रिच डाइट, क्योंकि उसको वूंड हुआ है ना, और जब भी वूंड होता है ना तो हम उसको प्रोटीन रिच डाइट बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, वूंड को हील होने में हेल्प करता है, जैसे एग्स हो गए, फिश हो गई, है ना,
तो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स प्रेफरेंस। देन एडुकेटिंग द केयर गिवर, ठीक है, जो भी पेशेंट के साथ, सपोज पेशेंट को डिस्चार्ज मिल गया है लेकिन उसके बेड सोर है और उसको घर पे भेज दिया है हमने, है ना, उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो भी पेशेंट के केयर गिवर होंगे जो उसको घर पे अटेंड करेंगे, उनको हमने एजुकेट करना है कि कैसे इनकी ड्रेसिंग चेंज करनी है, कैसे बेड सोर की केयर करनी है, वो सब उसको एजुकेट करना है हमने। देन आता है सर्जिकल रिपेयर। बेटे यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। मैम ठीक है। देन आता है सर्जिकल रिपेयर। सर्जिकल रिपेयर में आता है टिश्यू फ्लैप, ठीक है। टिश्यू फ्लैप और प्लास्टिक सर्जरी में भी रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द टिश्यू, ठीक है। तो ये हो जाता है अगर हमने स्टेज 4 या स्टेज 3 में अगर बेड सोर पहुंच गया है तो। Other treatment options like researchers are searching for more effective bed sore treatments. Under investigations are hyperbaric oxygen and the topical use of human growth factors, ठीक है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं उनका भी रिसर्च चल रहा है, और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन का भी रिसर्च चल रहा है कि वो कितने इफेक्टिव हैं बेड सोर के लिए। अगर उनके ट्रायल्स अच्छे रहेंगे तो इनको भी अब आगे लेके आया जाएगा एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर ट्रीटिंग बेड सोर्स। देन आता है आपका रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बेड सोर्स, ठीक है। सो द नर्स शुड बी continuously assessing the client who are at risk for pressure ulcer development, ठीक है। तो पेशेंट को असेस करना है जो कि उसको लगता है कि ये पेशेंट जो है वो प्रेशर अल्सर के होने के लिए रिस्क पे है। Then what we will do, we will ask the client for the predisposing factors for bed sore development, जैसे कि उसकी हमने न्यूट्रिशनल स्टेटस देखेंगे पेशेंट का, ठीक है, उसकी एज फैक्टर देखेंगे, जो भी हमने रिस्क फैक्टर डिस्कस करे हैं वो सब के लिए हम पेशेंट को असेस करेंगे। देन वी विल assess the skin condition of the patient at least twice a day. Then we will inspect each pressure site, ठीक है। ईच प्रेशर साइड का मतलब क्या है कि पेशेंट को आपने जिस भी पोजीशन में लिटाया है, ठीक है, जो भी पोजीशन में पेशेंट है, तो जो जो प्रेशर पॉइंट्स होंगे उनको आपने असेस करना है, ठीक है। और ट्वाइस अ डे आप स्किन कंडीशन पेशेंट की असेस करते रहोगे। देन वी विल पैल्पेट द स्किन फॉर इंक्रीज्ड वार्मथ, ठीक है। पेशेंट की स्किन को आपने पैल्पेट करना है देखने के लिए कि कहीं से आपको लगेगा कि ज्यादा गर्म तो नहीं है। देन है इंस्पेक्ट फॉर ड्राई स्किन, मॉइस्ट स्किन, ब्रेक्स इन स्किन, ठीक है। तो इंस्पेक्ट करना है पेशेंट की स्किन जो वो है ड्राई है, मॉइस्ट है, या स्किन कहीं से ब्रेक डाउन हो रही है। देन वी विल इवैल्यूएट लेवल ऑफ मोबिलिटी, ठीक है, पेशेंट की एक्टिविटी कितनी है, वो बेड पे अपने आप उठ के बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है ना, तो उस चीज को आप असेस करोगे। देन इवैल्यूएट सर्कुलेटरी स्टेटस, ठीक है। सर्कुलेटरी स्टेटस पेशेंट का आपने चेक करना है, कैसे करेंगे, पेशेंट की पेरिफेरल जो पल्सेस हैं, ठीक है, वो आपने चेक करनी है, और एडिमा चेक करना है, हाथ पैरों पे एडिमा तो नहीं है। देन पेशेंट का न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस जो है वो हम चेक करेंगे टू असेस फॉर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो कितना अलर्ट है, उसको पता है कि व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, है ना, वेयर इज ही राइट नाउ, है ना, टू whom ही इज टॉकिंग राइट नाउ। तो वो सब तो वो सब चीजें आपने असेस करनी है, ठीक है। देन डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ then assess neurovascular status of the patient, then determine presence of incontinence, ठीक है। डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ इनकंटिनेंस, वो अभी आपको डिस्कस किया था मैंने कि अगर इनकंटिनेंस है उसके लिए पेशेंट को चेक करना है। देन इवैल्यूएट न्यूट्रिशनल हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट एंड देन नोट द प्रेजेंट हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। तो ये सारी चीजें बेटा आपने असेस करनी है, इतना कुछ है आपके पास असेसमेंट में पहले, ठीक है। देन इंटरवेंशंस क्या क्या हैं, इंटरवेंशंस फॉर अ पेशेंट विद डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, ठीक है। मतलब डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन का मतलब क्या है कि सपोज आपने पेशेंट को किसी एरिया पे आपने टच किया और वो आपने या उसको पिंच किया, तो वो कह रहा है कि उसको वो पिंच फील नहीं हुई, ठीक है। दैट मीन्स क्योंकि सेंसरी परसेप्शन जो है वहां पे कम हो रही है, सो दैट इज द इंडिकेशन कि हो सकता है वहां पे प्रेशर सोर जो है वो डेवलप होने वाला हो, ठीक है। तो
आपने क्या करोगे आप, यू विल असेस प्रेशर पॉइंट्स फॉर साइंस ऑफ बेड सोर डेवलपमेंट, उस एरिया को आपने असेस करना है। देन प्रोवाइड प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन सरफेस, मतलब कि कंफर्ट डिवाइसेस आपने पेशेंट को जो है वो देने हैं। देन इंटरवेंशंस फॉर अ पेशेंट विद इनकंटिनेंस, अगर पेशेंट को इनकंटिनेंस है तब आप क्या करोगे। असेस नीड फॉर इनकंटिनेंस मैनेजमेंट, ठीक है, इनकंटिनेंस मैनेजमेंट के लिए आपने असेस करना है, ठीक है, यानी कि किस वजह से उसको इनकंटिनेंस हो रही है, ठीक है, और उसको डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है। देन फॉलोइंग ईच इनकंटिनेंस एपिसोड क्लीन एरिया एंड ड्राई थॉरोली, ठीक है, पेशेंट अगर इनकंटिनेंस कर रहा है ना, बेड वेट हो गया उसका, तो उस एरिया को क्लीन करना है, उसको ड्राई करना है। देन प्रोटेक्ट स्किन विद मॉइस्चर बैरियर ऑइंटमेंट, ठीक है, स्किन को जो है वो प्रोटेक्ट करना है एक ऐसी ऑइंटमेंट के साथ जिससे कि मॉइस्चर भी ना आए उसकी स्किन के ऊपर और ज्यादा ड्राई भी ना रहे, ठीक है। देन इंटरवेंशंस टू अवॉइड फ्रिक्शन एंड शियर, ठीक है, मतलब ऐसा आप क्या करोगे जिससे कि उसको पेशेंट को बेड के ऊपर लेटे हुए फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, और शियर ना हो। व्हाट वी विल डू इज रीपोजिशन द पेशेंट यूजिंग ड्रॉ शीट एंड लिफ्टिंग ऑफ सरफेस, ठीक है, जब पेशेंट को आप रीपोजिशन कर रहे हो तो ड्रॉ शीट की हेल्प से करो आप, ठीक है, ड्रॉ शीट की हेल्प से करो तो उसको पोजीशन चेंज करने में ज्यादा इजी रहेगा। एंड यूज प्रॉपर पोजिशनिंग टेक्निक, ठीक है, प्रॉपर पोजिशनिंग टेक्निक जो है वो यूज करनी है। एंड अवॉइड ड्रैगिंग द पेशेंट इन बेड, ठीक है, अननेसेसरली पेशेंट को ड्रैग नहीं करना, इधर उधर खींचना नहीं है बेड के अंदर, एक प्रॉपर टेक्निक के साथ उसको पोजीशन जो है वो चेंज करनी है। देन यूज कंफर्ट डिवाइसेस अप्रोप्रिएटली, ठीक है, जो भी कंफर्ट डिवाइसेस यूज करने हैं उसको आपने अप्रोप्रिएटली यूज करना है ठीक है। इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि मेक द बेड रिंकल फ्री, ठीक है, जो पेशेंट का बेड जो बनेगा, पेशेंट का जो बेड बनेगा वो रिंकल फ्री बनेगा, ठीक है, उसमें एक कोई भी रिंकल नहीं होना चाहिए शीट के ऊपर। देन नेक्स्ट आता है इंटरवेंशंस फॉर अ पेशेंट विद डिक्रीज एक्टिविटी और मोबिलिटी, interventions for patient with decreased activity and mobility, so establish individualized learning schedule ठीक है, तो ये इंटरवेंशन कौन से पेशेंट के लिए है जिसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज्ड है, जो ज्यादा चल फिर नहीं सकता है, ठीक है, तो उसके लिए आपने इंडिविजुअलाइज टर्निंग स्केड्यूल बनाना है कि कितने टाइम के बाद आप उसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहे हो, मतलब टाइम स्केड्यूल बना लो, पहले 10 बजे करी, फिर 12 बजे करी, 2 बजे करी, है ना, उस हिसाब से। देन चेंज पोजीशन एट लीस्ट वंस इन 2 आवर्स एंड मोर फ्रिक्वेंटली फॉर द हाई रिस्क इंडिविजुअल, वैसे एटलीस्ट हर 2 घंटे बाद करनी है, लेकिन अगर जो हाई रिस्क पेशेंट है, ठीक है, उनकी आप 1-1 घंटे बाद भी चेंज कर सकते हो। देन इंटरवेंशंस फॉर अ पेशेंट विद पुअर न्यूट्रिशन, अब कोई पेशेंट है पुअर न्यूट्रिशन वाला है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, और बेड रिडन है तो आपने उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, फ्लूइड इनटेक उसका प्रॉपर रखना है। देन असिस्ट विद इनटेक एज नेसेसरी और हेल्प करोगे पेशेंट के फीडिंग के टाइम पे, ठीक है। एंड कंसल्ट डाइटिशियन फॉर न्यूट्रिशनल इवैल्यूएशन, ठीक है, तो डाइटिशियन को भी आपने इसके अंदर अपने अंदर इस प्लान के अंदर इन्वॉल्व करना है ताकि वो पेशेंट से उसकी फूड प्रेफरेंसेस पूछ सके, ठीक है, और न्यूट्रिशनल इवैल्यूएशन कर सके पेशेंट के हेल्थ स्टेटस की, ठीक है। देन इवेल्युएट द अल्सर प्रोग्रेस एवरी 4 to 6 days, अगर बेड सोर डेवलप हो गया है तो इवेल्युएट करना है हर 4 से 6 दिन के अंदर कि अल्सर कितना प्रोग्रेस हुआ है, होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब हीलिंग देखना है फिर, या हीलिंग भी दे सकते हैं, अगर आप उसको मैनेज कर रही हैं तो आप हीलिंग देखेंगे कि कितना आपने उसको हील कर दिया है, ठीक है। देन असेस द फिजिशियन और सर्जन इन डिब्राइडमेंट, ठीक है, अगर आप पेशेंट के जो वूंड है, ठीक है, उसकी ड्रेसिंग चल रही है या डिब्राइडमेंट का प्रोसीजर चल रहा है तो उसमें आपने असिस्ट करना है फिजिशियन या सर्जन को। देन एडुकेट द पेशेंट एंड फैमिली रिगार्डिंग द रिस्क फैक्टर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर्स, ये आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जब पेशेंट को आप डिस्चार्ज करेंगे तो उसकी फैमिली मेंबर्स को और पेशेंट को एडुकेट करना है आपने बेड सोर की प्रिवेंशन के बारे में और उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. So this was Yes, all. yes, ma'am. हाँ जी, this was all for today. The topic was bed sore, ठीक है, अभी थोड़ा समराइजेशन हम इसमें कर लेते हैं तो who will tell me, 1 second. Let me ask questions, wait.
Yes, Arjun. Yes, ma'am. हाँ जी, बताओ बेटा. How will you define bed sores? मैम बेड सोर्स या प्रेशर अल्सर पेशेंट को तब हो जाते हैं जब वो एक ही पोजीशन पे काफी टाइम से स्टेबल हो, कोई भी बिना किसी मूवमेंट के थ्रू, और उसके थ्रू जो हमारी जो स्टेजेस पे डिफरेंट स्टेजेस पे ये डिवाइड हो रखे हैं. जैसे फर्स्ट स्टेज में हमारी जो नॉर्मल एपिडर्मिस लेयर होती है, डर्मिस लेयर होती है, वो इफेक्ट होती है. दूसरी लेयर में हमारी एपिडर्मिस भी इफेक्ट होती है. तीसरी वाली में हमारी सबक्यूटेनियस इफेक्ट हो जाती है. और चौथी वाली में सबसे मतलब मसल्स, टेंडन्स, बोन्स आ जाती हैं. हाँ, ठीक है. उसमें मैम काफी Okay. क्रिटिकल सिचुएशन होती है. Good. Jayati. Yes, Jayati, I'm waiting. Jayati, I'm waiting to hear from your side. I think she is not there. Himanshu. Very nice. Ravi. Shivani. I'm noting down the names. Don't worry. Yes, ma'am. Shivani, बताओ बेटा. What are the risk factors of bed sores? Sorry. Yes, tell me fast, Shivani. मैम एक्चुअली मेरी क्लास ना बीच में ड्रॉप हो गई थी, मैंने सुन नहीं पाई क्लास, और नेटवर्क क्लास से इशू हो ड्रॉप रहा हो गई है तो ऐसे आवाज नहीं है. कैसे? यस मैम, मैंने स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था ग्रुप में. ऐसे कैसे? मैम और ये जो नेटवर्क बच्चे इशू होता है बहुत ज्यादा, इस वजह से. और ये जो बच्चे मोबाइल ऑन करके बैठे रहते हैं ना, और क्लास लेते नहीं है, सुनते नहीं है कुछ भी, उससे लॉस किसी का नहीं है, इनका खुद का ही है. यस, सोनाली. यस मैम. हाँ जी, आप बताओ बेटा. रिस्क फैक्टर्स बताओ. मैम रिस्क फैक्टर्स मैम, जैसे मैम बेड पे रिंकल्स होते हैं, और मैम जब यूरिन पर कंट्रोल नहीं रहता, स्टूल पास हाँ. करने पर कंट्रोल नहीं रहता. बिल्कुल. और मैम माल न्यूट्रिशन, जो पतले लोग होते हैं मैम, उन पे बोनी एरिया पे जो हो जाते हैं. बिल्कुल. हाँ. और मैम डिहाइड्रेशन, क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस मैम जो होती है, जिन लोगों को होती है. ठीक है. पुनीत. पुनीत भी नहीं सुनता क्लास. वेरी नाइस. रुचि पाठक. यस मैम. हाँ जी रुचि, आप बताओ बेटा. स्टेजेस बताओ बेड सोर की. बताओ बेटा. मैम स्टेजेस बताओ रुचि. लेक्चर सुना है ना आपने? यस मैम. हाँ, टेल मी फास्ट बेटा. ये बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करो बेटा. ओके, म्यूट योरसेल्फ. म्यूट करो अपने आप को. सुप्रिया. सुप्रिया. शिवेंद्र. यस मैम. सुप्रिया प्लीज बताओ, स्टेजेस बताओ. या
Yes, who will tell me the stages? Come on fast. मैम 4 स्टेजेस। हाँ जी बताओ। मैम फर्स्ट में एपिडर्मिस, सेकंड हाँ। में एपिडर्मिस और डर्मिस, हाँ। मैम थर्ड में मैम एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस, और फोर्थ स्टेज में मैम बोनी, हाँ। टेंडन्स और मसल्स। हाँ, वेरी नाइस युवराज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में एपिडर्मिस इज इन्वॉल्व, सेकेंड में डर्मिस, एंड थर्ड वन में सबक्यूटेनियस टिश्यू, एंड फोर्थ वन में मसल, टेंडन एंड इवन बोन्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, दिस इज ऑल फॉर टुडे। पीपीटी आई एम गोइंग टू शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? मैम ओके बेटा, थैंक यू सो मच।